Welcome to the fifth lecture of highway engineering. In this lecture, we will be talking about transition curves and setback distances, and we will also be solving some questions of gate. So, we have heard this term transition curves in case of super elevation, in case of widening. So, what is transition curves? ठीक है, transition curve क्या होते हैं? Transition curve are the curves provided before and after the circular curve. ठीक है, कोई एक मान लीजिए स्ट्रेट रोड है, यहाँ से हमारी स्ट्रेट रोड खत्म है और यहाँ से फिर हमारी स्ट्रेट रोड स्टार्ट है, अगर हम इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो। ठीक है, यहाँ से स्ट्रेट रोड खत्म है और यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा सर्कुलर कर्व है। सर्कुलर कर्व सीसी बोल रहा हूँ मैं इसको। ट्रांजिशन कर्व क्या होता है? ट्रांजिशन कर्व वो होता है, अगर आप खुद सोचो कि अगर हम किसी स्ट्रेट रोड पे हैं और हमें कोई एक अचानक से एक सर्कुलर कर्व मिल जाए यहाँ पे, ठीक है, तो हमें कितना सडन एक जर्क मिलेगा, एक सडन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो हमारे व्हीकल पे लगेगी, तो उससे क्या हो सकता है? हमारी स्टीयरिंग बिगड़ सकती है, हमारी हैंडलिंग बिगड़ सकती है। ठीक है, सडन जर्क लगेगा तो डिस्कम्फर्ट हो सकता है, मिस हैंडलिंग हो सकती है व्हीकल के साथ, एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो उस सडन जर्क को अवॉइड करने के लिए हम क्या प्रोवाइड करते हैं? ट्रांजिशन कर्व्स प्रोवाइड करते हैं। तो ट्रांजिशन कर्व्स प्रोवाइडेड बिफोर द सर्कुलर कर्व एंड आफ्टर द सर्कुलर कर्व टू अवॉइड द सडन जर्क एंड टू प्रोवाइड द कंफर्टेबिलिटी टू द ड्राइवर। ठीक है, ट्रांजिशन कर्व। अब ट्रांजिशन कर्व की खासियत क्या है? ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड कैसे करते हैं? ट्रांजिशन कर्व एक ऐसा कर्व होता है जिसका जो रेडियस है वो इनफाइनाइट से सर्कुलर कर्व के रेडियस तक इंक्रीज करता है। ठीक है, ये ग्रेजुअल इंक्रीज नहीं होता। ग्रेजुअल इंक्रीज वो होता है जो कांस्टेंट रेट पे इंक्रीज हो, बट ये ऐसा नहीं होता। ठीक है, इसका अभी हम आगे करेंगे कैसे होता है। ठीक है, तो मेन अभी सुनने वाली बात ये है कि इसका जो रेडियस है वो इन्फिनिटी से, ठीक है, रेडियस ऑफ सर्कुलर कर्व के तक इसका रेडियस वो होता है, इंक्रीज होता है। इन्फिनिटी से, सॉरी, डिक्रीज होता है। इन्फिनिटी से आर तक डिक्रीज होता है। हमने पढ़ा था सुपर एलिवेशन और वाइडनिंग के केस में कि ट्रांजिशन कर्व पे क्या होता है कि ना, जो सुपर एलिवेशन हो या वाइडनिंग हो वो ग्रेजुअली इंक्रीज करती है और जब तक सर्कुलर कर्व आ जाता है तो वो पूरी अटेन हो जानी चाहिए। फिर सर्कुलर कर्व तक जितनी देर सर्कुलर कर्व रहता है उतनी देर वो वाइडनिंग रहनी चाहिए। उसके बाद फिर वो ग्रेजुअली डिक्रीज करते हुए वाइडनिंग जीरो हो जाती है। ठीक है, सिंपल ऐसे ही केस होता है सुपर एलिवेशन का। सुपर एलिवेशन में भी ऐसे ही होता है कि जैसे जैसे ट्रांजिशन कर्व स्टार्ट होता है और स्टार्टिंग ऑफ ट्रांजिशन कर्व द सुपर एलिवेशन इज ऑल्सो स्टार्टेड। उसके बाद जैसे जैसे बढ़ता जाता है, जब तक सर्कुलर कर्व आ जाता है तब तक हमारी सुपर एलिवेशन पूरी अटेन हो जानी चाहिए। अटेनमेंट हो गई है तो उसके बाद धीरे धीरे डिक्रीज हो जानी चाहिए सुपर एलिवेशन। अच्छा, एक आइडियल ट्रांजिशन कर्व क्या होता है? आइडियल ट्रांजिशन कर्व वो होता है जिसकी आइडियल ट्रांजिशन कर्व वो होता है जिसकी जो लेंथ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रेडियस के। ठीक है, द लेंथ शुड बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। मतलब अगर लेंथ जीरो है तो रेडियस इनफाइनाइट है, और अगर रेडियस जीरो है तो लेंथ इनफाइनाइट है। ठीक है ना, तो ये इसका केस होता है। आर एल इज इक्वल टू 1/r। ठीक है, अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ कर्व। टाइप्स ऑफ कर्व में हमारे पास तीन टाइप के कर्व होते हैं। द फर्स्ट वन इज स्पाइरल, द सेकंड वन इज लेमनीस्केट एंड द थर्ड वन इज क्यूबिक पैराबोला। स्पाइरल को हम क्लोथॉइड भी बोलते हैं, क्लोथॉइड कर्व। ओके, अच्छा, ये कर्व होते कैसे हैं पहले इसको हम डायग्रामेटिकली देख लेते हैं। कोई भी 45 डिग्री का ये एंगल है ये। ठीक है, स्पाइरल कर्व कैसा होता है, लेमनीस्केट कैसा होता है, आफ्टर दैट क्यूबिक पैराबोला। ठीक है, सो दिस वन इज स्पाइरल, this one is lemniscate and this one is cubic parabola। अच्छा, इन कर्व्स की खासियत क्या है? ये कर्व्स जो होते हैं ना, ये कर्व्स एक तो ट्रांजिशन कर्व्स के लिए बने हुए हैं, दूसरा क्या है कि ना ये 4 डिग्री से लेके 9 डिग्री तक ऑलमोस्ट सेम बिहेव करते हैं। बट
ये जो दो हैं, लेमनिस्केट और क्यूबिक पैराबोला, इन दोनों के केस में हमको क्या है, एक कांस्टेंट रेट पे हमें सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन नहीं मिलता आफ्टर 4 डिग्री। ठीक है, जैसे जैसे हम इसकी डिग्री बढ़ाते हैं तो हमें कांस्टेंट रेट पे सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन नहीं मिलता, क्योंकि हमें क्या चाहिए होता है, कांस्टेंट रेट पे सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन चाहिए होता है। ठीक है, तो वो कौन प्रोवाइड करता है हमें, स्पाइरल कर्व। स्पाइरल कर्व 4 डिग्री से लेके 9 डिग्री तक सेम बिहेव करता है, ऑलमोस्ट सेम बिहेव करता है। ठीक है, in spiral curve, the radius is inversely proportional to the length and the rate of change of centrifugal acceleration is uniform throughout the length of the curve. ठीक है ना? So the spiral curve fulfills the condition of an ideal ट्रांजिशन कर्व। ठीक है, सो स्पाइरल कर्व जो है हमारा आइडियल ट्रांजिशन कर्व की जो है डेफिनेशन को वह फुलफिल करता है, इन विच लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द कर्व। ठीक है, स्पाइरल कर्व इसलिए हम यूज करते हैं। अच्छा, आईआरसी क्यों कहता है स्पाइरल कर्व को यूज करने के लिए, क्यों, वाई? फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो आईआरसी की रिकमेंडेशन इसलिए है क्योंकि ये आइडियल कर्व की जो डेफिनेशन है उसको फॉलो करता है। सेकंड, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन प्रोवाइड करता है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन प्रोवाइड करता है। थर्ड इज कैलकुलेशन एंड पोजीशनिंग ऑफ द कर्व इज इजी ऑन फील्ड। इसको इस कर्व पे सेट करना बहुत इजी रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ कैलकुलेशन ऑफ लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व। ट्रांजिशन कर्व की लेंथ को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? ठीक है, बेसिकली ट्रांजिशन कर्व की ना 3 कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। द फर्स्ट वन की रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन जो डेवलप हो वो ग्रेजुअली हो। सेकंड, उसके बाद जो सुपर एलिवेशन हो वो रीजनेबल रेट पे प्रोवाइड हो। तीसरा, एक एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है जो सेटिस्फाई करना चाहिए, जो आईआरसी ने हमें प्रोवाइड करा है। तो फर्स्ट वन इज द फर्स्ट वन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन। इसका क्या फॉर्मूला होता है? L इज इक्वल टू वी क्यूब बाय सी आर। ठीक है, वेयर L इज द लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन कर्व, इसको L ऐसे डिनोट कर लो। V इज द स्पीड इन मीटर पर सेकेंड, V इज इक्वल टू मीटर पर सेकेंड में है। C जो है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन है, इसको लिख सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ जर्क भी। ठीक है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ चेंज। तो एल एस इज इक्वल टू वी क्यू बाय सी आर। अब सी क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन। सी का क्या फॉर्मूला है, इज इक्वल टू 80 डिवाइड बाय 75 प्लस पी। इसकी वैल्यू जो है वो 0.5 टू 0.8 के बीच में रहती है। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो जो सेकंड हमारा जो है वो है रेट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ सुपर एलिवेशन। सेकंड है सुपर एलिवेशन, एसई मीन सुपर एलिवेशन। ठीक है, तो रेट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ सुपर एलिवेशन में क्या है, देखो इसके ये डेरिवेशन है, वो डेरिवेशन को बोलते हुए हम सीधा देखो सुपर एलिवेशन हम जब रोटेशन ऑफ पेमेंट की बात कर रहे थे तो दो तरह से प्रोवाइड करते हैं, रोटेशन अबाउट इनर एज और रोटेशन अबाउट द सेंटर लाइन। तो रोटेशन अबाउट इनर एज और रोटेशन अबाउट सेंटर लाइन में क्या हो जाता है, अगर इनर एज की बात करें तो सुपर एलिवेशन ई रहता है। ठीक है, इनर एज के केस में सुपर एलिवेशन ई रहता है, लेकिन जब रोटेशन अबाउट सेंटर लाइन होती है, सेंटर लाइन, तब क्या होता है, एलिवेशन ई बाई टू डिवाइड हो जाता है बोथ साइड में, उधर से उड़ जाता है और इधर से डाउन हो जाता है, तो वो ऐसे आ जाता है। ठीक है, तो रेट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ सुपर एलिवेशन, इसके लिए क्या है हमारा फॉर्मूला, एल एस इज इक्वल टू फॉर इनर एज की बात करें तो ई एन डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू ई। मैं बताता हूँ आपको। और जब अगर सेंटर लाइन की बात करें तो क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, एल एस विल बी इक्वल टू ई बाय 2 एन डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू ई। ठीक है, अभी मैं आपको बताता हूँ ई क्या होता है, सुपर एलिवेशन आपका। एन जो होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ सुपर एलिवेशन होता है। मतलब कैसे होता है, जैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ सुपर एलिवेशन होता है जैसे 1 इन एन,
वन इन एन, मतलब जैसे एन एन हॉरिजॉन्टल बढ़ेंगे तो वन वर्टिकल हम ऊपर उठ जाएंगे, ठीक है, ये इस हिसाब से होता है। एन हॉरिजॉन्टल तो वन वर्टिकल, तो ये अप्लाई होता है जैसे वन इन 150। तो मोस्टली इसकी जो वैल्यूज होती हैं, पहले लिख लेते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ सुपर एलिवेशन, ठीक है। वन इन एन जैसे हो जाता है वन इन 150, 150 से मोस्टली ऊपर नहीं जाता, वन इन 100, वन इन 60, ठीक है। ये इस हिसाब से इसकी वैल्यू डिफाइन होती है, ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, ठीक है। उसके बाद क्या है, W इज द वाइडनिंग, पता है सबको, सॉरी विड्थ ऑफ द पेमेंट, WE इज द वाइडनिंग, ठीक है। So E is the super elevation, N is the rate of change of super elevation, width and widening. This is the formula for length of transition curve when in the rate of introduction of super elevation. ठीक है, दो फॉर्मूला होते हैं, एक इनर एज के लिए और एक सेंटर लाइन के लिए, ठीक है। आगे मूव करते हैं, तीसरा जो एम्पेरिकल फॉर्मूला जो हमें IRC प्रोवाइड करती है, थर्ड जो है एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो इस ये फॉर्मूला क्या होता है, अगर देखो इसमें दो फॉर्मूले होते हैं, अगर ये प्लेन या रोलिंग है, प्लेन और रोलिंग टेरेन है, तो LS की वैल्यू क्या होती है 2.7 V²/R, ठीक है। या अगर स्टीप या माउंटेनियस है तो हो जाएगी V²/R, सिंपल V²/R, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूलेज हैं, प्लेन रोलिंग टेरेन के 2.7 V²/R, यह सिंपल है V²/R। एक इसमें लास्ट आता है सेटिंग आउट ऑफ ट्रांजिशन कर्व, सेटिंग आउट ऑफ ट्रांजिशन कर्व। बेसिकली ये क्या होता है, मतलब शिफ्ट होता है आपके ट्रांजिशन कर्व का, ये सर्वेइंग का टॉपिक है, तो अब इसको सर्वेइंग में ज़्यादा अच्छे से पढ़ पाएंगे हम, तो बड़ा टॉपिक है थोड़ा। तो शिफ्ट जो होता है ट्रांजिशन कर्व का, वो कैसे निकालते हैं, LS²/24R। ये बस एक सिंपल फॉर्मूला, अगर क्वेश्चन में कभी आ जाए कि शिफ्ट निकालना है तो ये फॉर्मूला इसका LS²/24R, ठीक है। फिर LS इज द लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व, R इज द रेडियस, 24 इज अ नंबर, एंड शिफ्ट निकालने के लिए LS²/24R। आगे बढ़ते हैं, गेट का क्वेश्चन करते हैं एक ट्रांजिशन कर्व पे। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है गेट से, ये कहता है कि 4 लेन रोड है, ठीक है। उसके बाद ये कहता है कि डिजाइन स्पीड इज 60 kmph, 60 kmph है, और इसके बाद ये कहता है कि रेडियस ऑफ द कर्व 245 मीटर, ठीक है। उसके बाद ये कह रहा है लेंथ ऑफ व्हील बेस है L इज इक्वल टू 6 मीटर। लेंथ ऑफ व्हील बेस आपको पता होगा कि कोई ये गाड़ी होती है, सॉरी, अगर ये गाड़ी है, ठीक है, तो ये इसका व्हील बेस होता है L, ठीक है। लेंथ ऑफ व्हील बेस है L 6 मीटर, सुपर एलिवेशन है 5%, और इसको लिख सकते हैं 0.05, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, रेट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ सुपर एलिवेशन N इज इक्वल टू 1 इन 150। इसके बाद ये कहता है द लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व रिक्वायर्ड इफ द पेमेंट इज रोटेटेड अबाउट इनर एज, ठीक है। ये क्वेश्चन हम आगे रखते हैं, उसके बाद इस पे सॉल्व करना शुरू करते हैं। ये हमें गिवन है, 4 लेन है, 60 kmph है, 245 मीटर का रेडियस है, व्हील बेस 6 मीटर है, सुपर एलिवेशन 5% है, एंड 1 इन 150 है, और रोटेशन अबाउट इनर एज है, ठीक है। ट्रांजिशन कर्व, अब ट्रांजिशन कर्व निकालने के लिए अभी हमने पढ़ा है कि 3 फॉर्मूले होते हैं। तो सबसे पहला फॉर्मूला कौन सा है, जो रेट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ सुपर एलिवेशन, ठीक है, वो अप्लाई करते हैं, वो है LS इज इक्वल टू EN W प्लस WE, ठीक है। ये कब है, जब रोटेशन अबाउट इनर एज है, मैंने आपको बताया था अगर रोटेशन अबाउट सेंटर लाइन होगी तो E2 से डिवाइड हो जाएगा, EM W प्लस WE क्या है, सुपर एलिवेशन कितनी है आपके पास 0.05, उसके बाद N कितना है 1 इन 150, इसका मतलब 1 इन 150 का मतलब क्या है, N की वैल्यू जो है वो 150 है, ठीक है। तो 150 N की वैल्यू है, उसके बाद W प्लस WE, विड्थ ऑफ पेमेंट आपको गिवन कितनी है, देखो ये 4 लेन रोड है, मतलब
फोर लेन रोड है। फोर लेन रोड का क्या मतलब है? अब देखो, हमें पता है कि 7 मीटर जो होती है वो 2 लेन रोड की विड्थ होती है। तो 4 लेन विड्थ की जो रोड होगी, 4 लेन वाली जो रोड होगी, उसकी विड्थ क्या होगी? 14 मीटर। ठीक है, डब्ल्यू जो हो जाएगी यहाँ पे, ये खुद आपने दिमाग लगाना है यहाँ पे, 14 मीटर। ठीक है। वैसे सिंगल लेन की जो होती है, अगर लेन 1 है तो 3.75 होती है, 2 है तो 7 मीटर होती है, 4 है तो 14 मीटर होती है। ठीक है। W 14 प्लस मैकेनिकल वाइडनिंग। मैकेनिकल वाइडनिंग का फॉर्मूला क्या होता है? डब्ल्यू ई, मान लीजिए यहाँ पे डब्ल्यू ई प्लस कर दिया, डब्ल्यू इज NL² / 2R V 9.5 √R। देखो, आपको यहाँ से R पता है, लेंथ ऑफ व्हील बेस पता है, नंबर ऑफ लेन्स पता है कितनी है, 4 है। V यहाँ पे हमेशा kmph में रहेगा, हमेशा याद रखना। V हमेशा यहाँ पे kmph में रहेगा, और R की वैल्यू आपको पता है। तो WE यहाँ से क्या हो जाएगा? अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये आएगा 0.29 प्लस 0.4, तो ये ऑलवेज आ जाएगा 0.69। ठीक है। अब इस 0.69 को आप इसमें पुट कर दीजिए, तो वैल्यू क्या आएगी? 0.05 इंटू 150 इंटू 14.69। जो आंसर आएगा वो आएगा ऑलमोस्ट 110.178 मीटर। ठीक है। ये आगे LS फ्रॉम रेट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ सुपर एलिवेशन। सेकंड जो होता है हमारा, जब सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन प्रोवाइड होता है ग्रेजुअल, ठीक है, उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है? LS = V³/CR। इसमें V की वैल्यू किसमें थी? मीटर पर सेकंड में थी। ठीक है। अब इसमें V की वैल्यू पुट करो, तो ये हो जाएगी मीटर पर सेकंड करने में 80 डिवाइड बाय 3.6। स्पीड कितनी की बना है हमको? सॉरी, 60 डिवाइड बाय 3.6 इंटू 0. सी की वैल्यू निकालनी है, 80 डिवाइड बाय 7.575 प्लस V। ठीक है। तो इससे कैसे निकालेंगे? इससे वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी आपकी 0.59। यहाँ पे 80 डिवाइड बाय 75 प्लस 80 कर देंगे, तो जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 0.59। ठीक है। तो हमारी वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0.5 से 0.8 के बीच में होनी चाहिए, तो ये ठीक है। ठीक है, 0.59 इसकी वैल्यू आ गई। तो हम क्या कर रहे हैं? 60 डिवाइड बाय 3.6 का क्यूब इंटू 0.59 इंटू रेडियस कितना है हमारा? 245। ठीक है। जो आंसर आएगा इसके आ जाएगा अराउंड 32.04 के आसपास मीटर आ जाएगा। ठीक है। थर्ड कौन सा हमारा? एम्पिरिकल फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या कहता है? LS = 2.7 V²/R। ठीक है। तो 2.7 इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3600 डिवाइड बाय 245। तो जो आंसर आएगा वो आएगा 39.67 मीटर। अब हमने क्या कहा था कि कौन सी वैल्यू चूज करनी चाहिए? जो सबसे बड़ी हो। ठीक है। इनमें सबसे बड़ी कौन सी है? एक 110.178 या 32 या 39। ऑब्वियसली 110.178 इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। अच्छा, इसमें ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास गेट 2 क्वेश्चन में? 81.4, 85, 91.5 और 110.2। तो दिस इज आवर करेक्ट आंसर, 110.2। डी ऑप्शन इज आवर करेक्ट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन पूछा हुआ है गेट से ही। ये क्वेश्चन कहता है कि इफ ए व्हीकल नेगोशिएट्स ए ट्रांजिशन कर्व विद यूनिफॉर्म स्पीड v है, ये 2011 का क्वेश्चन है। ठीक है, 1 मार्क का क्वेश्चन है ये। तो ये कहता है कि व्हीकल नेगोशिएट ट्रांजिशन कर्व विद यूनिफॉर्म स्पीड v if the radius of the horizontal curve and allowable jerk is r and j। jerk है j, रेडियस है r, so you have to find out the minimum length of the transition curve is। मिनिमम लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व देखो क्या है फॉर्मूला। इसमें ना 3-4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, r³/vj, j³/rv, v²r/j और v³/rj। वी नो दैट
रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आर, ठीक है, और रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू सी एंड रेट ऑफ इट इज ऑल्सो नोन एज रेट ऑफ चेंज ऑफ जर्क। अगर बात करूं तो रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन वाला जो हमारा फॉर्मूला है उससे क्या आता है, एल एस इज इक्वल टू वी क्यूब बाय सी आर, ठीक है। सी की जगह मैं जे पुट कर दूं, वी क्यूब बाय जे आर, तो इसमें कौन सा ऑप्शन है, वो डी ऑप्शन है, वी क्यूब बाय जे आर इज आवर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। So this was all about transition curves.